हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम दो टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक होगा महासागरीय निक्षेपों का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण, अर्थात महासागरीय निक्षेप क्या होते हैं और उनका वर्गीकरण किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर महासागरों की तली में जो भी चीजें पाई जाती हैं, जिन भी चीजों का निक्षेप किया जाता है या जिन भी चीजों का निक्षेप होता है वह किन किन तरीकों से होता है और किन किन चीजों का होता है, उनका हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दूसरा टॉपिक, जो महासागरीय जल की विशेषताएं होती हैं, जिनके अंतर्गत हमें महासागरीय लवणता और महासागरीय तापमान का अध्ययन करना होता है, उसको भी हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम जानने का प्रयास करेंगे कि महासागर में लवणता के बढ़ने के कारक या जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं और इन्हें कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। साथ ही साथ तापमान किस तरीके से महासागरीय जल को प्रभावित करता है, इस सभी की हम विस्तृत जानकारी इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत कवर करने का प्रयास करेंगे। यदि बात कही जाए तो इसके अंतर्गत दो प्रकार के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके बन सकते हैं। एक प्रश्न तो सीधा बन सकता है कि महासागरीय निक्षेपों का स्रोत के आधार पर वर्गीकरण स्पष्ट कीजिए, जो कि विगत वर्षों में बन भी चुका है, प्रश्न पूछा भी जा चुका है और आगे के वर्षों में पूछे जाने की संभावना भी है। उसी तरीके से दूसरा प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय, जो कि 11 नंबर में पूछा जा सकता है, उसका प्रश्न बन सकता है कि महासागरीय जल की विशेषताओं को लिखिए, या महासागरीय जल में लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों को या तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। तो इस तरीके के प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। यहां से 5-5 नंबर के प्रश्न भी बन सकते हैं, लेकिन अलग अलग टॉपिक से अलग अलग तरीके से बनेंगे, उनको हम आगे चल के बताते जाएंगे। तो क्लियर है। और 3 नंबर के प्रश्नों को तो बताने की जरूरत है ही नहीं। जहां पर कोई परिभाषा आती है उसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके सीधे सीधे 3 नंबर में पूछी जा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंतर्गत सबसे पहला हम टॉपिक उठाएंगे जिसे कहते हैं महासागरीय निक्षेपों का स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि महासागरीय निक्षेप कहलाता क्या है। महासागरीय निक्षेप किसे कहेंगे? तो वे सभी पदार्थ जो महासागरीय नितल में निक्षेपित हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं। नितल मतलब जो उसकी तली होती है, जो उसका मैदानी भाग होता है, उस पर जो भी अवयव, जो भी पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। यदि इनका वर्गीकरण देखें तो यह वर्गीकरण हम 4 आधार पर कर सकते हैं, अर्थात यह जो निक्षेप होते हैं इसकी तली में, यह 4 आधारों पर निक्षेपित हो सकते हैं। पहला स्थानीय निक्षेप के रूप में, दूसरा ज्वालामुखी पदार्थ के निक्षेप के रूप में, तीसरा जैविक पदार्थ निक्षेप के रूप में और चौथा अकार्बनिक पदार्थ निक्षेप के रूप में। यदि हम इनको भी विस्तार से देखें तो जो स्थानीय निक्षेप हैं, स्थानीय निक्षेप के अंतर्गत क्या क्या आता है? बजरी आती है, रेत आती है, सिल्ट आती है, मृतिका आती है, पंख आता है, नीला पंख आता है, हरा पंख और लाल पंख, इस तरीके निक्षेप आते हैं। तो यदि आपसे 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा कि आपका स्रोतों के आधार पर जो निक्षेप हैं उनका स्रोतों के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, तो आपको ये फ्लो चार्ट बना देना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में इसी की डिटेल कर देना है। क्लियर हुआ? तो स्थानीय निक्षेप के अंतर्गत क्या क्या आता है? बजरी आती है, रेत आता है, सिल्ट आता है, मृतिका आता है, पंख आता है, नीला पंख। ध्यान रखिए, ये जो नीला पंख है और हरा और लाल पंख है, यह मुख्यतः ज्वालामुखी निक्षेप के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यह स्थानीय निक्षेपों के द्वारा भी समुद्र के नितल में जमा होते हैं। तो ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा भी इनको देख सकते हैं, साथ ही साथ स्थानीय निक्षेप के द्वारा भी ये आते हैं। यदि हम जैविक पदार्थ की बात करते हैं तो जैविक पदार्थ में 2 प्रकार की चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती हैं? एक चूना प्रधान उज आता है और एक सिलिका प्रधान उज आता है। जो चूना प्रधान उज है उसमें टेरोपाइड और ग्लोविजेदेना उज आता है, और यदि हम सिलिका प्रधान की बात करें तो इसमें रेडियो लेरियन उज और डायटम उज आता है। ठीक है, तो एक क्या आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? जैविक पदार्थ निक्षेप के अंतर्गत आते हैं। अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत अकार्बनिक अजैव खनिज तत्व आते हैं। कौन से आते हैं? जो अजैव खनिज तत्व होते हैं वह अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिए, जो जैविक पदार्थ हैं इसे कार्बनिक पदार्थ भी कहा जा सकता है, ठीक है, या कहा जाता है। अब हम इसी की थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं कि स्थानीय निक्षेप क्या कहलाते हैं, ज्वालामुखी पदार्थों के द्वारा निक्षेप किस तरीके से होते हैं, जैविक पदार्थों के द्वारा निक्षेप किस तरीके से होते हैं, अकार्बनिक पदार्थों के द्वारा निक्षेप किस तरीके से होते हैं। तो यदि हम स्थानीय निक्षेप की बात करें तो ये धरातलीय अपक्षय या अपर्दन द्वारा प्राप्त पदार्थ होते हैं।
तो जो स्थानीय निक्षेप हैं वो क्या होते हैं, जो धरातलीय भाग होता है उसका जब अपक्षय और अपर्दन होता है, अपक्षय अपर्दन की परिभाषा तो आप भलीभांति समझते होंगे क्योंकि विगत वीडियो में हमने बहुत अच्छे से इसे देखा है। तो जब इसका अपक्षय और अपर्दन होता है और वह किन्हीं माध्यम से समुद्र में आकर मिल जाते हैं, तो मिलकर चूंकि ये भारी तत्व होते हैं, जल से भारी होने के कारण यह महासागर के नितल में जाकर एकत्रित हो जाते हैं और इन्हें ही क्या कहा जाता है, स्थानीय निक्षेप कहा जाता है। कणों के आधार, उनकी बनावट तथा रासायनिक संगठन के आधार पर स्थानीय पदार्थों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से स्थानीय पदार्थ होते हैं, जैसे कि बजरी होती है, रेत होती है और पंख होते हैं। पंख में नीला पंख भी होता है, लाल भी होता है और हरा भी होता है। तो इस तरीके से इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। जो बजरी होती है इसमें जो पत्थरों का आकार होता है थोड़ा सा बड़ा बड़ा होता है, और जो रेत होती है इसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं इनका आकार बहुत महीन होता है, रेत जैसी ये होती है। तो ये रेत और पंख होते हैं। क्लियर हुआ? तो इन्हें हम 3 आधार पर बांट सकते हैं। ज्वालामुखी निक्षेप की बात करें तो जिस तरीके से जो हमारा भूतल है या धरातल है इस पर ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है, उसी तरीके से महासागरों के अंदर भी ज्वालामुखियों का उद्भेदन होता है। तो ज्वालामुखी के उद्भेदन के द्वारा इसके पृथ्वी के अंदर से जो मलबा बाहर निकलता है, जो मैग्मा, जो लावा बाहर निकलता है, जो राख बाहर निकलती है, उसके निक्षेप से जिस तरीके के निक्षेप एकत्रित हो जाते हैं महासागर की तली पर, उन्हें ही ज्वालामुखी निक्षेप कहा जाता है। ज्वालामुखी उद्गम से प्राप्त पदार्थों के अपर्दन की शक्तियों द्वारा सागरों के निक्षेप को क्या कहते हैं, हम ज्वालामुखी निक्षेप कहते हैं। इनका जमाव नीले पंख के समान होता है। किसके समान होता है? नीले पंख के समान होता है। इनका रंग भूरा और काला भी हो सकता है। इसमें क्वार्ट्ज की अपेक्षा लावा अधिक मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि जो ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है उससे अंदर से मैग्मा निकलता है और मैग्मा के ठंडे होने से ही क्या बन जाता है, वह लावा बन जाता है। जब मैग्मा धरातल के बाहरी क्षेत्र में आ जाता है और यह गैस विहीन हो जाता है, इसकी गैसें वायुमंडल में विलीन हो जाती हैं, तो वह लावा के रूप में जाना जाने लगता है। फिर होते हैं जैविक पदार्थ। जैविक पदार्थ, इसे कार्बनिक पदार्थ की संज्ञा भी प्रदान की गई है, कार्बनिक पदार्थ भी इन्हें कहा जाता है। इसमें अस्थिपंजर तथा वनस्पतियों के अवशेष से प्राप्त पदार्थों को सम्मिलित किया जाता है। अब जीव जंतुओं के अस्थिपंजर, जैसे महासागर में आपने देखा होगा बहुत सारे जीव जंतु होते हैं, वहीं पर वो जीवन ग्रहण करते हैं और वहीं पर वह मृत अवस्था में पहुंच जाते हैं। उन्हीं की हड्डियों के अवशेष के द्वारा वह कहां पर जमा हो जाते हैं, वो अवशेष महासागर की तली में जमा हो जाते हैं। उसी तरीके से जो महासागर में विभिन्न वनस्पतियां पाई जाती हैं वह भी जब मृत प्राय हो जाती हैं, सड़ गल कर महासागर की तली में एकत्रित होने लगती हैं, और इन्हीं के जमाव से जो निक्षेप प्राप्त होते हैं उन्हें जैविक पदार्थ निक्षेप कहा जाता है। अकार्बनिक पदार्थ निक्षेप क्या होते हैं? तो महासागरीय जल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिससे कई प्रकार के अकार्बनिक पदार्थ महासागर की तली में जमा होने लगते हैं और इन्हें ही क्या कहा जाता है, अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। तो क्लियर हुआ? तो ये हुआ हमारा पहला टॉपिक समाप्त। अब हम बात कर लेते हैं महासागरीय जल के महत्वपूर्ण गुण। तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि जो महासागर होते हैं उसके 2 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। कौन कौन से? एक होता है तापमान और एक होता है लवणता। सबसे पहले हम लवणता को देख लेते हैं। सागरीय जल में घुले हुए लवणों के भार एवं उसके जल के भार के अनुपात को क्या कहते हैं? सागरीय लवणता कहते हैं, जिसे प्रति हजार में मापा जाता है। लवणता के कारण ही क्या क्या होता है? इसके कारण ही महासागरीय जल का हिमांक बिंदु तथा क्वथनांक बिंदु सामान्य जल की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक होता है। अर्थात यह देर में जमता है और देर में उबलता है। क्लियर हुआ? किसके कारण? लवणता के कारण। और लवण क्या होते हैं? कोई भी खनिज तत्व होते हैं। तो ठीक है, समझ में आया लवणता के कारण क्या हो रहा है? सबसे पहले तो क्वथनांक और गलनांक बिंदु क्या हो जाते हैं? अधिक हो जाते हैं। दूसरा, जल का बाष्पीकरण धीमी गति से होता है। कैसा होता है? जल धीमी गति से बाष्पित होता है। जल का घनत्व भी बढ़ जाता है, इसलिए कहा जाता है कि नदियों में तैरने की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर डेंसिटी बढ़ जाती है, जल का घनत्व बढ़ जाता है। जल में लवणों की मात्रा बढ़ने के कारण इसका घनत्व अधिक हो जाता है, जिससे जल कैसा हो जाता है? भारी हो जाता है। लवणता के प्रमुख स्रोत या प्रभावित करने वाले कारक। आखिर महासागरों में ये लवणता कहां से आती है या इन्हें कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं? तो सबसे प्रमुख स्रोत तो है पृथ्वी।
पृथ्वी पर जितनी भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं के द्वारा धरातल पर बहुत सारे खनिज संपदा आ जाती हैं, बहुत सारे लवण एकत्रित हो जाते हैं और वह किन्हीं न किन्हीं तरीके से, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे नदियां हो, या किन्हीं न किन्हीं माध्यमों से वह बहकर सागरों में चले जाते हैं, सागरों में मिल जाते हैं। तो सागरों में यदि लवण की मात्रा की बात करें तो उसका सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी। दूसरा, महासागरों की उत्पत्ति के समय अधिकांश लवण उसमें घुल चुके थे। जैसे ही महासागरों की उत्पत्ति हुई थी तो उसी समय भी बहुत सारे लवण उसके जल में प्रारंभ से ही घुले हुए थे, लेकिन अभी धरातल से बहुत सारे लवण जाकर और भी घुलते जा रहे हैं, जो इसकी लवणीयता को बढ़ाते जा रहे हैं। स्थलीय भाग से प्रभावित होकर सागर में मिलने वाली नदियां, जब स्थलीय भाग से नदियां जाती हैं बहते हुए तो अपने साथ बहुत ज्यादा मलबा लेके जाती हैं, साथ ही साथ पृथ्वी पर उपस्थित बहुत सारे लवणों को भी साथ में लेकर जाती हैं, और जैसे ही सागर में डेल्टा या एस्चुरी के माध्यम से मिलती हैं तो वह अपने साथ लाए गए लवणों को वहां पर क्या कर देती हैं? निक्षेपित कर देती हैं। सागरीय लहरों से तटीय भागों के किए जाने वाले अपरदन, जब सागरीय लहरें जो चट्टानें होती हैं जो सागरों से लगी हुई होती हैं उससे बार बार टकरा के उसका अपरदन करती हैं, तो उन चट्टानों में जो भी लवण पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं, उन्हें घोल घोल कर वह अपने अंदर निक्षेपित कर देती हैं। पवन तथा वायुमुखी ज्वालामुखी से निकलने वाली राख आदि महासागरीय लवणता में वृद्धि करते हैं। पवनों के द्वारा भी क्या होता है? पवनों के द्वारा भी इन्हें उड़ाकर लाया जाता है बहुत सारे लवणों को। साथ ही साथ ज्वालामुखी उद्भेदन से भी बहुत सारे लवण जो पृथ्वी के अंदर विलीन होते हैं वह भूपरपटी पर आ जाते हैं या सागरीय नितल पर आ जाते हैं। इसके कारण जो महासागर है उसकी लवणता में वृद्धि हो जाती है। अब बात कर लेते हैं महासागरीय लवणता के नियंत्रक कारक कौन कौन से हैं जो इसकी लवणता को एक नियंत्रण करने का काम करते हैं ताकि इसकी लवणता बहुत अधिक बढ़ ना जाए। तो लवणता की मात्रा को नियंत्रित करने वाले कारकों में बाष्पीकरण, वर्षा, नदी के जल का आगमन और सागरीय धाराएं एवं लहरें प्रमुख होती हैं। कौन कौन सी चीजें प्रमुख होती हैं? एक तो जल का बाष्पीकरण होना, दूसरा वर्षा का होना, तीसरा नदियों का महासागरों में आकर मिलना, चौथा सागरीय धाराएं, जो सागरीय जल धाराएं चलती हैं उनका, और पांचवा लहरें जो बार बार तट से टकराती रहती हैं। ये क्या करती हैं? ये लवणता को नियंत्रित करती हैं, ना तो महासागरों की लवणता को ज्यादा बढ़ने देती हैं और ना ही कम होने देते हैं। देख लेते हैं बाष्पीकरण के कारण क्या होता है। तो बाष्पीकरण के कारण सागरीय जल की लवणता बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? क्योंकि तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के कारण जो जल होता है वह वाष्पित होकर ऊपर उठने लगता है, और जो लवण होते हैं वह भारी होते हैं, वाष्पित नहीं हो पाते, इसलिए वह सागरीय जल में घुले हुए रहते हैं। तो इससे जितनी वाष्प बनेगा, जितना ज्यादा तापमान होगा, जितना ज्यादा बाष्पीकरण होगा, उतनी ज्यादा समुद्र में लवण की मात्रा बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि जल कम होता जाएगा और लवण अपनी यथास्थिति में बने रहेंगे। नदियों के जल से आने से तटीय जल की लवणता में कमी आती है। ध्यान रखिए, दो चीजें होती हैं। नदियां जब सागरों में आकर मिलती हैं तो अपने साथ लवण लेके आती हैं, लवण तत्व लेके आती हैं और सागरीय जल की लवणता को बढ़ाती हैं, परंतु सागर की लवणता पहले से ही ज्यादा होती है और उसकी अपेक्षा में जो जल होता है, कौन सा? नदियों का जल, इसमें लवणता की मात्रा कम होती है। तो जहां पर ये नदियां महासागरों में आकर मिलती हैं वहां पर क्या होती है? वहां पर लवणता कम होती है और आगे लवणता अधिक होती जाती है, और इनके द्वारा भी लवण लाए जाते हैं, उनका निक्षेप भी सागर में किया जाता है। तो नदियां सागरों की लवणता को तो बढ़ाती हैं, परंतु जहां पर ये जाकर मिलती हैं वहां पर सागर की लवणता में कमी आ जाती है। क्यों? क्योंकि जो नदियां होती हैं इनके जल में लवणता कम होती है सागरों की अपेक्षा, और जब कम लवण वाला जल अधिक लवण वाले जल में मिलेगा तो यहां पर जो औसत लवणता है वह अन्य जगह की अपेक्षा कम हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। सागरीय हिम के पिघलने से लवणता में कमी आती है। हमें पता है कि 2.03% जल शुद्ध जल के रूप में हिमखंडों के रूप में जमा हुआ है, और जब यह हिमखंड किन्हीं जलधाराओं के द्वारा महासागरों में आ जाते हैं और पिघल जाते हैं तो इनके पिघलने से भी लवणता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उच्च वायुदाव एवं प्रति चक्रवाती दशाओं के कारण भी लवणता में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो जब उच्च वायुदाव होता है और प्रति चक्रवाती दशाएं होती हैं तो इसके कारण भी समुद्र की जो लवणता है उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ प्रचलित हवाओं एवं महासागरीय धाराओं के कारण लवणता में क्या होती है? क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती है।
तो क्लियर हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय लवणता को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अब अगली विशेषता की बात करते हैं जिसे कहते हैं तापमान। मुख्यतः सागरीय जल के तापमान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? सूर्य होता है। अब जब हम महासागरीय जल की बात करें या फिर हम स्थलखंड की बात करें तो सभी जगह पर जो ऊष्मा का या तापमान का मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। परंतु महासागरीय जल में इनके अलावा भी अल्प मात्रा में सागरीय तल के नीचे पृथ्वी की जो आंतरिक भाग है, जो आंतरिक ऊर्जा होती है वह है, साथ ही साथ जल की दबाव प्रक्रिया ये भी क्या करती है? तापमान की भूमिका, तापमान को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो कौन कौन? एक तो सूर्य हो गया, दूसरा पृथ्वी के भूगर्भ में जो ऊर्जा होती है वो, और तीसरा क्या हो गया? पानी का दबाव। तो इनके द्वारा भी तापमान में परिवर्तन होता रहता है। सागरीय जल का तापमान निर्धारण करने वाले स्रोत या महासागरीय जल के तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो इसके वितरण को प्रभावित करते हैं? देख लेते हैं। सूर्य ताप की मात्रा तथा अवधि। चूंकि आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी पृथ्वी है 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुकी हुई है, और 23.5 डिग्री अपने अक्ष से झुके होने के कारण इस पर तापमान में विषमता भी पाई जाती है। कहीं पर किसी समय पर तापमान अधिक होता है तो कहीं पर कम होता है। कहीं पर 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं तो कहीं पर 6 महीने की रातें और 6 महीने के दिन होते हैं। कहीं पर दिन और रात बराबर होते हैं। तो इस तरीके से तापमान में जिस तरीके से पृथ्वी में भिन्नता होती है उसी तरीके से महासागरों पर भी तापमान में क्या आ जाती है? भिन्नता आ जाती है। और हमने देखा है कि महासागरों का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। तो जहां पर जैसा तापमान मिलेगा वैसा महासागरों के तापमान में अंतर पाया जाएगा। दूसरा क्या होता है? वायुमंडल द्वारा किया जाने वाला सूर्य ताप का अवशोषण। अब जो सूर्य से ताप आता है तो उसके द्वारा भी वायुमंडल का अवशोषण कर लिया जाता है, और अवशोषण के आधार पर भी यहां पर क्या होता है? यहां पर तापमान में परिवर्तन होता है। ध्यान रखिएगा, जो स्थलखंड हैं वह अधिक ऊर्जा को बाहर भेजते हैं, लेकिन जो समुद्र है वह कम ऊर्जा का विक्षेपण करता है या कम ऊर्जा को बाहर भेजता है, जिसके कारण जो स्थलखंड वाला क्षेत्र होता है वहां तापमान में वृद्धि ज्यादा हो जाती है, और जो महासागरीय वाला क्षेत्र होता है वहां तापमान में कमी रहती है। जिस कारण से भी क्या होता है? जो क्षेत्र जो सागरीय क्षेत्र स्थल खंडों से चारों ओर से घिरे रहते हैं वहां के जल का तापमान बढ़ जाता है, और जो क्षेत्र सागरीय क्षेत्र से घिरे रहते हैं या जहां पर स्थल खंड नहीं पाए जाते वहां के तापमान में कमी देखी जाती है। धरातलीय भागों में अंतरिक्ष से परावर्तित की जाने वाली सूर्यताप की मात्रा भी इसको निर्धारित करती है। सागरीय जल का घनत्व, सागरीय जल में जहां पर घनत्व अधिक होता है वहां पर तापमान में अंतर देखा जाता है, जहां पर कम होता है वहां के तापमान में भी अंतर देखा जाता है। बाष्पीकरण एवं संघनन तथा स्थानीय मौसम दशाओं के द्वारा भी तापमान में भिन्नता होती है। क्या होती है? इनके द्वारा भी, किनके? बाष्पीकरण के द्वारा, संघनन की क्रिया के द्वारा भी, और स्थानीय मौसम की क्रिया के द्वारा। समझ लीजिए, जहां पर बाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है अर्थात वहां पर तापमान अधिक हो रहा है, लवणों की मात्रा अधिक होगी तो जल का तापमान परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरीके से जहां पर संघनन की क्रिया हो रही है वहां पर वर्षा भी ज्यादा होगी, और जब वर्षा ज्यादा होगी तो तापमान में गिरावट आ जाएगी। इसी तरीके से जो स्थानीय मौसम होता है उसके द्वारा भी समुद्र जल में या सागरीय जल में तापमान में भिन्नता दिखाई देती है। यदि शीत ऋतु का मौसम है तो सागरीय जल का तापमान कम हो जाएगा थोड़ा सा, ग्रीष्म ऋतु का मौसम है तो सागरीय जल का तापमान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समुद्र की सतह के तापमान पर अक्षांशीय स्थिति, प्रचलित पवनें, महासागरीय धाराएं और महासागरीय स्थल खंडों की स्थिति आदि का प्रभाव भी पड़ता है। तो क्लियर हुआ? ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो इसके द्वारा भी क्या होता है? तापमान, जो तापमान को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ये सभी होते हैं जो महासागरीय तापमान को प्रभावित करते हैं या उसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आप ध्यान रखिएगा। जैसे महासागरीय जल की सतह का औसत जो दैनिक तापांतर होता है वो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस या उससे कम होता है। यदि आप स्थलीय भाग की बात करें तो स्थलीय भाग का दैनिक तापांतर बहुत ज्यादा हो सकता है। तापांतर क्या होता है? अधिक तापमान और निम्न तापमान के बीच का जो अंतर होता है उसे तापांतर कहा जाता है। सागरीय जल में ज्यादा अंतर नहीं आता, चाहे वह दिन का समय हो चाहे वह रात का समय हो, लेकिन जो धरातलीय भाग होता है उसमें बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है। यदि ग्रीष्म ऋतु का समय है तो वहां पर जो धरातल है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा दिन के समय, और रात के समय वह ठंडा हो जाएगा। लेकिन महासागर जो रहता है उसके पानी में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता। ऐसे यदि शीत ऋतु है तो उसमें भी ये परिवर्तन
परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ठंड के समय जब आप बोरवेल से या कुएं से पानी को निकालते हैं तो आप जब पानी को टच करते हैं तो वो पानी आपको गर्म प्रतीत होता है अपेक्षा आपके। क्यों? क्योंकि वहां का मौसम जो होता है ठंडा होता है और मौसम के अनुरूप जो जल होता है उसके तापमान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, तो वो हमें गर्म प्रतीत होता है। लेकिन यदि हम गर्मियों के मौसम की बात करें, जब हमारा वायुमंडल या धरातल गर्म हो रहा होता है उस समय पानी के तापमान में परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए जब हम पानी को टच करते हैं तो पानी हमें ठंडा प्रतीत होता है। तो क्लियर है, पानी के जो तापमान में अंतर है या तापांतर जो होता है उसमें बहुत कम अंतर पाया जाता है, लगभग 1 डिग्री सेल्सियस से उससे भी कम पाया जाता है। स्थल से घिरे छोटे जो सागर होते हैं वहां तापांतर अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह स्थल भाग पर निर्भर करते हैं। स्थल का तापमान बढ़ जाएगा तो सागरीय जल का तापमान भी थोड़ा सा ज्यादा परिवर्तित हो जाएगा। स्थल भाग का तापमान ज्यादा गिर जाएगा तो जो जलीय भाग है, जो स्थल भाग से घिरा हुआ है, उसका तापमान भी कम हो जाएगा। वहीं पर जो बड़े महासागर होते हैं उनमें तापांतर कम होता है, अर्थात उसमें ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। महासागरीय जल का औसत तापमान भूमध्य रेखा के आसपास लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्रमिक रूप से घटता जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? भूमध्य रेखा, और यहां पर क्या लिखा हुआ है? विषुवत रेखा। तो सॉरी, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा एक ही है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर जो औसत तापमान है क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस है, और कहा गया है कि यहां से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान में क्या आती जाएगी? क्रमिक कमी आती जाएगी, तापमान घटता जाएगा। लेकिन जो कर्क रेखा है और जो विषुवत रेखा है, यहां तक जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, फिर इसके ऊपर जाने पर तापमान में कमी देखने को मिलेगी, और वो मैं कारण आपको पहले भी बता चुका हूं। ये लिखा हुआ है सर्वाधिक तापमान कर्क एवं मकर रेखा पर होता है, क्योंकि यहां आकाश खुला तथा वर्षा कम होती है, और जो विषुवत रेखा होती है यहां प्रतिदिन वर्षा होने के कारण जो तापमान अधिक होना था वह तापमान कम हो जाता है, और तापमान सबसे ज्यादा कहां हो जाता है? कर्क और मकर रेखा पर। यहां पर ये लिखा है विषुवत रेखा पर संवहनीय वर्षा होने के कारण यहां आपके तापमान में कमी आ जाती है। तो क्लियर है, जो विषुवत रेखा है आपको ध्यान रखना है, जो भूमध्य रेखा है वहां पर सूर्य लगातार चमकने के कारण, दिन और रात बराबर होने के कारण तापमान अधिक होना चाहिए था, परंतु संवहनीय वर्षा होने के कारण कर्क रेखा और मकर रेखा की अपेक्षा यहां पर तापमान थोड़ा सा कम होता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तापमान कहां पर पाया जाता है, तो वह कर्क रेखा और मकर रेखा पर पाया जाता है। फिर इनसे यदि आप उत्तर की ओर चलेंगे या फिर दक्षिण की ओर चलेंगे, कर्क रेखा के उत्तर की ओर और मकर रेखा के दक्षिण की ओर जाने पर तापमान में क्रमिक कमी देखी जाती है। तो क्लियर है दोस्तों, तो यह हुआ हमारा तापमान और लवणता, इसकी विशेषताएं, इसको प्रभावित करने वाले कारक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसी वीडियो की अगली कड़ी में, जिसमें हम महासागर के अंतर्गत और जानकारियां एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।